कृषि पर हम चर्चा करने के लिए सदन में बैठे हुए हैं। कृषि हमारा भारतीय संस्कृति का आधार रहा है। नाम ही अंग्रेजी में इसका नाम है एग्रीकल्चर। मैं अंग्रेजी को व्याकरण के संधि विच्छेद से, आप ज्यादा उसमें विद्वान हैं, जब हिंदी के व्याकरण से संधि विच्छेद करता हूं तो एग्री और कल्चर, तो एक बार मेरे दिमाग में आया एग्रीमेंट ऑफ ऑल कल्चर दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। जहां सभी संस्कृतियों का समन्वय है वही कृषि है। इसीलिए इस कृषि को केवल किसी दल का न समझना चाहिए, किसी जाति का न समझना चाहिए, किसी धर्म का नहीं समझना चाहिए। बिना रोटी के कुछ नहीं हो सकता। जब हम समाजवादी आंदोलन में थे तो नारा लगाते थे, मांग रहा है हिंदुस्तान रोटी कपड़ा और मकान। साम्यवादी मांगा करते थे, मांग रहा है हिंदुस्तान लाल किले पर लाल निशान। तो उनको लाल किले पर लाल निशान चाहिए था, मुझे हिंदुस्तान में रोटी कपड़ा और मकान चाहिए था। और तब से ये नारा लगाते आए कि हिंदुस्तान में रोटी कपड़ा मकान, कोई ऐसी सरकार आ जाए जो इस नारा को सुन ले। डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में हम नारा लगाते थे, बाढ़ सुखाड़ अस्थायी निदान का नारा लगाते थे। इतने दिन चलते चलते आए ये कल्पना और सपना लेके कि किसी न किसी दिन हिंदुस्तान के करोड़ों किसान की ये आस पूरी होगी। आज भी इस चैनल को हिंदुस्तान के गांव में बैठ करके लाखों किसान सुन रहे होंगे और देख भी रहे होंगे। इसलिए मैं सामान्य सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि चाहे कोई बोले, लेकिन केवल सरकार की कमी और नीतियों की आलोचना करने के बनिस्पत सरकार द्वारा चलाई जाई योजनाएं हैं, उन योजनाओं से हिंदुस्तान के लोगों का जो समग्रता में परिवर्तन होने वाला है, आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, बौद्धिक परिवर्तन, शैक्षणिक परिवर्तन, ये समग्रता में जो परिवर्तन होने वाला है इन नीतियों के कारण, उस पर विस्तार से चिंतन करें, क्योंकि एक दिन में नहीं होगा। सुरेश जी किसान की चर्चा कर रहे थे। हिंदुस्तान में किसान तीन तरह के हैं, एक है हलधारी, एक है छाताधारी, एक है बंगलाधारी। हिंदुस्तान के अंदर जो लघु सीमांत किसान हैं, लघु सीमांत किसान वो है 60%, लघु किसान है वो है 18%, ये है हलधारी। और इनके ऊपर 5-10% किसान है जो है छाताधारी। और हिंदुस्तान के ऊपर 1-8% किसान है जो बंगलाधारी, फार्म हाउस बनाते हैं, ठाट बाट से रहते हैं। 1 एकड़ 2 एकड़ का फार्म हाउस है, कागज में उसमें दिखाते हैं कि 2 एकड़ का फार्म हाउस आमदनी सालाना में 3 लाख। ऐसे जो किसान है उनको केवल दिखावटी किसान है, बंगलाधारी किसान है। मैं जीवन भर रहा हलधारी किसान, कुछ दिन में बना छाताधारी किसान। छाताधारी किसान वो है जो किसान के साथ मेरे पर खड़ा रहता है, उसको रोटी लाके देता है, पानी लाके देता है। कभी किसान बीड़ी पीने लगता है या तंबाकू खाने लगता है हल छोड़ के, तो छाताधारी किसान हल चलाने लगता है, कुदारी चलाने लगता है, अपने काम को बंद नहीं होने देता है। वो उसका सहयोगी है, वो है हिंदुस्तान का असली किसान। भारत में जो कृषि क्रांति आई थी, उस कृषि क्रांति का 70 से 90 के दशक में हिंदुस्तान में 20 बरस, अगर सही माने में कहिए तो हिंदुस्तान में अन्न का उत्पादन भी बढ़ा है, और हिंदुस्तान के अंदर जिसको कहते हैं एग्रीकल्चर ग्रोथ, उसका परसेंट भी बढ़ा है उस 20 वर्ष में। वो भारत सरकार के सामने आंकड़े हैं। और हिंदुस्तान के इस कृषि क्रांति करने में किसने सफलता पाई थी, किसके कारण सफलता मिली थी, कभी इस पर भी ध्यान देना चाहिए। मैं कृषि समिति के स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हूं, लेकिन इससे पहले 77 से मैं हिंदुस्तान के सभी ICAR के अनुसंधान संस्थानों का भ्रमण किया हूं। मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान का ICAR का अनुसंधान संस्थान और कृषि विज्ञान केंद्र आज भारत में उस तरह से बनाया गया है और आगे बनाया जाना चाहिए जो हिंदुस्तान के लिए वो कृषि सांस्कृतिक समन्वय का एक केंद्र बने। वहां किसान उसको तीर्थ स्थान के जैसे समझे। कितना उनका योगदान है, कृषि वैज्ञानिकों ने कितना किया है। आपके यहाँ इंदौर में जो सोयाबीन का है और गेहूं का अनुसंधान संस्थान है, मैं उसमें गया था घूमने के लिए। आज बीज की बात लोग करते हैं, ऐसा बीज बना लो, ऐसे बीज बना लो, जैसे लगता है हमारे मिथिलांचल में कहते हैं चटमंगनी पट बिया,
कि तुरंत बात करो, तुरंत शादी करो, तुरंत बच्चे पैदा करो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एक बीज बनाने में, न्यूक्लियर बीज से और सर्टिफाइड बीज बनाने तक में, फार्मर्स बीज तक जाने में वैज्ञानिकों को 10 बरस समय लगता है। 10 बरस में एक नया बीज बना के तैयार करता है और वो बीज तब हिंदुस्तान में क्रांति करता है। पंतनगर से जो बीज निकाला गया, RRA गेहूं का बीज निकला, या धान के जो बीज निकले थे प्रारंभ में, ताइचुंग से लेके, IR8 से लेके, जाया से लेके, इतने वैरायटी जो धान के निकलते चले गए, उसके कारण हमारा उत्पादन बढ़ते चला गया। किसान को अगर सही माने में प्रशिक्षण दिया गया होता, प्रसार का काम हुआ होता, किसानों को जानकारी दी गई होती, किसान को आधुनिक यंत्र का, आधुनिक तकनीक का, कृषि विज्ञान की जानकारी दी गई होती, तो आज हिंदुस्तान जहां है, हम जो 2,272 मिलियन टन का उत्पादन कर रहे हैं, वो आज हम 300 मिलियन टन से ऊपर तक पहुंच गए होते। लेकिन क्यों नहीं हुआ? प्रसार का काम नहीं हुआ, प्रशिक्षण का काम नहीं हुआ। हम मधुबनी में जिस समय मैं यहाँ कृषि मंत्री था, उस समय संजोग से मधुबनी में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पूसा ICAR से PhD थे, एग्रीकल्चर से संजोग था। वहां हमने प्रयोग किया कि कैसे हम किसानों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो हमने फार्मर्स में से ट्रेनर चुना, प्रशिक्षित किया, गांव के किसानों को ट्रेनिंग दे करके प्रशिक्षित किया और उसके द्वारा फिर किसानों को प्रशिक्षित कराने लगे। जो हमारा मॉडल बना है बिहार में, नीतीश कुमार ने रोड मैप जो बनाया है एग्रीकल्चर का, उसमें इनको इंट्रोड्यूस किया है कि किसान को किसान से प्रशिक्षित दिलाओ, किसान किसान को समझावे, किसान किसान को पढ़ावे, खग जाने खगी के भाषा। किसान है वो देसी बोली बोलता है और उनको समझाने के लिए बिलायती भाषा वाले चले जाते हैं। वो क्या समझेगा? उनके भाषा में समझाओ। लोक भाषा, लोक भूषा, लोक भोजन, लोक भवन, लोक कला, लोक संस्कृति, तब लोक देव और तब बनेगा लोकतंत्र। नहीं तो ये फर्जी लोकतंत्र चलता रहा है देश में। अब असली लोकतंत्र की स्थापना की ओर हम बढ़ रहे हैं और वो किसान इसमें हमारा सहयोगी बनेगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। सुरेश जी कह रहे थे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। भाई करते थे सो क्या किया, करती क्यों किया, अब करी क्यों पछताए। अब वो ये पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए। जो बात हमको पढ़ा रहे पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। आप इतने दिन तक राज चलाए, क्या ये विद्या बुद्धि नहीं थी? चूंकि आप विरोध में बैठ गए तो मुझको लगता है उधर बैठने से कुछ बुद्धि का विकास ज्यादा हो जाता है क्या? हम लोग तो इधर भी बैठे हैं लेकिन अपनी बुद्धि का विकास कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समग्रता में इसको कर रहे हैं। मैं केवल आपसे प्रार्थना करूंगा, जब भारत के बजट को पेश करते हुए भारत के वित्त मंत्री ने कहा प्राथमिकताओं का निर्धारण, और उन्होंने प्राथमिकताओं के निर्धारण में क्या कहा, मैं इस व्यापक एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए अपने बजट प्रस्तावों को 10 विशिष्ट स्तंभों के अंतर्गत रखने का प्रस्ताव करता हूं, जिनमें निम्नलिखित शामिल है। किसान, हम किसानों की आय को अगले 5 वर्षों में दुगुना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दूसरा, ग्रामीण आबादी, रोजगार और बुनियादी अवसंरचना उपलब्ध कराना। ये जो हिंदुस्तान के अंदर 80% लोग हैं जो आजाद भारत में उपेक्षित रहे, उपहासित रहे, पीड़ित रहे, प्रताड़ित रहे, अब उनके ओर अगर सरकार का ध्यान गया है, श्री नरेंद्र मोदी उनके जीवन में उद्धार करना चाहते हैं, कल्याण लाना चाहते हैं, सुख लाना चाहते हैं, समृद्धि लाना चाहते हैं, उनके खेत में हरियाली लाना चाहते हैं, चेहरे पर लाली लाना चाहते हैं, घर में खुशहाली लाना चाहते हैं। तो आज भी हिंदुस्तान के कुछ बड़े लोग भी मानसिकता वाले हैं, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का रूपांतरण नहीं हो, हिंदुस्तान की न दिशा बदले, न हिंदुस्तान की दृष्टि बदले, न नेता का संकल्प बदले। नेता होते हैं, नीति होती है और नियत होती है। नेता बहुत बढ़िया हो, विलायती भाषा बोलने वाला हो, देश विदेश घूमने वाला हो, उसकी नीति भी खूब बखाने, लेकिन नियत अगर खराब हो तो कहीं पर निशाने, कहीं पर निशाना, बात बोलेगा किसी की, काम करेगा किसी की। इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा सदन से कि इस पर गंभीरता पूर्वक सोचे। जब उन्होंने कृषि को प्रथम प्राथमिकता दिया, बजट में प्रथम स्थान दिया, तो ये सब बातें हिंदुस्तान में आई। एक है समस्या
कारण और कारण का निदान। चौधरी चरण सिंह ने किताब लिखे थे, भारत की भयावह अर्थनीति, उसका कारण और निदान। उसे विस्तार से व्यापक से उन्होंने चर्चा की थी। और मैं सभी वैज्ञानिकों को भी कहूंगा, कृषि मंत्रालय के लोगों से कहूंगा, अफसरों से कहूंगा कि उस किताब को आप पढ़िए, उससे आपको इसमें रोशनी मिलेगी। समस्या किसने पैदा की? जब जब मैं इन बातों को उठाता हूं, इसलिए उठाते रहा हूं कि बार बार कह आपन हेतु भारत के मन रहे न चेतु। हम पीड़ित हैं, इसलिए बार बार इसको उठाते हैं कि किसी का ध्यान इस ओर जाए। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ध्यान इस ओर गया है। हम उस समय से आवाज लगाते आ रहे थे, मिथिलांचल में अपनी भाषा में गाते थे, कखन हरब दुख मोर हे भोला बाबा, कखन हरब दुख मोर, दुख ही जन्म भेल दुख ही गमावल, सुख सपनहु नहीं भेल हे भोला बाबा, कखन हरब दुख मोर। लेकिन मुझे लगता है कि काशी विश्वनाथ ने मेरे इस गीत को सुन लिया, मेरे मिथिलांचल की दर्द की कहानी को, और कहा कि तुम हमें पुकारते हो, किसी दिन हमारा ही प्रतिनिधि दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा तो तुम्हारे कष्ट को दूर करेगा। इसीलिए काशी विश्वनाथ के प्रतिनिधि आज हमारे दर्द को सुने हैं और उसका निदान निकालने चले हैं। आखिर मैं पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि 1951 में जब 71.9% किसान थे तो 2011 में 45.01 हो गए। ये 26.08% किसान मेरा कहां चला गया? मैं हर दिन खोजते रहता हूं, भाई तू किधर गया? आवाज लगाता हूं, अरे भाई 26% किसान मेरा कहां डूब गया, जरा आवाज दो। तो आवाज आती है उसी आंकड़े से कि 1951 में खेतीहर मजदूर 28.1% था, जो बढ़ करके 2011 में 54.09% हो गया, वो 26.08% बढ़ गया। 26.08% किसान हटा, 26.08% खेतीहर मजदूर बढ़ा। इसलिए हमारी नीति ऐसी रही कि किसान को मजदूर बनाते जाओ, गरीब बनाते जाओ, शहरों में जाओ, और वो भाग के शहर में आया। 1951 में 82.7% गांव में थे और 2011 में 68.08%, 14% किसान गांव का आदमी चला गया। वही था जो शहर में आया, दिल्ली में आया, फुटपाथ पर सोता है, पेड़ के नीचे सोता है, रिक्शा ठेला चलाता है, आधे पेट खाता है। अगर धन्यवाद देना चाहिए गुरुद्वारा को, जो गुरुद्वारा के लंगर का प्रसाद अगर इन हजारों लोगों को रोज दोनों शाम नहीं मिलता तो कितने लोग दिल्ली में भूखे रह जाते। किसान के बच्चे सभी जाति के हैं, ये नहीं कि कोई पिछड़े दलित हैं, सभी जाति के हैं। गांव में वो ब्राह्मण है, भूमिहार है, राजपूत है, अच्छे परिवार उनके बाप दादा थे, लेकिन दिल्ली में आकर के वो टेम्पो चलाता है, रिक्शा चलाता है, मजदूरी करता है। कहाँ परिवर्तन किया? उसको बदलने के लिए श्री नरेंद्र मोदी ने प्रयास किया है कि हम इस दिशा को कैसे बदले। मैं इस पर आता हूं कि वो भंडारण की बात कर रहे थे। ग्रामीण गल्ला गोदाम श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में चला था, आप भी मंत्री थे उस सरकार में, मैं भी था। और उस समय श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाया था ग्रामीण गल्ला गोदाम। गांव गांव में गोदाम बना, 33% सब्सिडी, पहाड़ी राज्यों में 50% सब्सिडी। अगर तब से वाजपेयी जी के हटने के बाद से अगर इस कार्यक्रम को तेजी से चलाया गया होता तो हिंदुस्तान में करोड़ों मिलियन टन का गोदाम गांव के अंदर बन गया होता और हमारे अनाज रखने की जो समस्या है वो नहीं रहती, विकेंद्रित व्यवस्था में होती। ये क्यों नहीं बनाए? इसलिए नहीं बनाए कि गांव गांव में गोदाम बन जाएगा, वहां अनाज रखा जाएगा, FCI बंद हो जाएगा, उसके बीच में जो खाने वाले लोग हैं, 2 पर 4 पर वाले चूहा, वो सब हिंदुस्तान से कहां भाग जाएंगे, इनको कौन बचाएगा? ये योजना चली। अगर इनको विकेंद्रित करते, आज भी कहता हूं, इस पर सरकार ने जोर दिया है, अभी भी इस दिशा की ओर हम बढ़ रहे हैं कि भंडारण की हमारी समस्या का निदान होना चाहिए। आखिर जब आजाद भारत में हम जब आजाद हुए थे तो उस समय हमारे उत्पादन जो देश के अंदर था 1990 50-51 मिलियन टन, आज बाहर के लगभग 272 मिलियन टन पर हम पहुंचे हैं। इस देश का किसान ही बढ़ायान है। अन्न का उत्पादन, फल का उत्पादन, सब्जी का उत्पादन, दूध का उत्पादन, ये सभी मात्रा में समुद्र के अंदर जो खाद्य पदार्थ हैं उन पर खोज अनुसंधान उत्पादन, समग्र दिशा में
भारत के कृषि वैज्ञानिक लगे हुए हैं और आईसीआर के जो संस्थान के वैज्ञानिक लगे हुए हैं, मैं समझता हूं कि उनको सभी हिंदुस्तान के किसान उनके अनुग्रहित हैं और उनको धन्यवाद देना चाहिए जो उन्होंने हिंदुस्तान की इस कृषि क्रांति लाने में भूख हिंदुस्तान जहां आयात पर जिंदा रहता था वहां निर्यात की ओर बढ़ गया, इतना उत्पादन बढ़ाया है, ये उन्हीं के कारण ये सब हमारा बढ़ा है। आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि कोई भारतीय बाहर संकट में हो और ये सरकार चुप्पी साध ले, ये संभव ही नहीं है। ये हमारी कार्यशैली ही नहीं है। पूरा सदन और पूरा देश इस बात का साक्षी है कि अगर एक भी भारतीय संकट में आता है तो हम 24 घंटे के अंदर उसकी पीड़ा का निराकरण हो इसका प्रयत्न करते हैं।